हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मुकेश वर्मा। आज आपको सीटेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम है, सीटेट का प्रथम भाग यानी प्राइमरी सेक्शन वाला। ठीक है, तो आज मैं इसी के प्रश्न और विकल्प से ही सॉल्व कराऊंगा, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो भाषा का अर्जन और विकास जो होता है, सर्वाधिक विकास होता है, ये कह सकते हैं कि जन्म से 6 साल तक का बहुत अच्छा वो होता, या फिर 9 साल तक का कह सकते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के प्रारंभ का जो टाइम होता है वो आता है इसमें। तो ये कौन सा? अर्ली चाइल्डहुड। जन्म पूर्व अवधि तो हो ही नहीं सकती, मध्य बाल्यावस्था भी नहीं है, तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, ये 6 से 9 साल तक क्या होता है, इसमें जो तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे जो निर्माणकारी काल भी कहते हैं, अनोखा काल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसके जो इन्होंने 3 स्तर दिए थे, 3 में 6 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से प्रसुप्ति अवस्था नहीं है, मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था प्याजे की है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था भी नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? सीधी सी बात है, जो मेल फीमेल की वो देख रहे हैं, तो इसमें जेंडर पक्षपात किया जा रहा ना। मेल फीमेल की अलग बात है, जबकि इनमें हमें जो क्या है कि ऐसा कोई पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना है, लड़की हो या लड़का, सबको एक ही तरीके से पढ़ाना। यानी लड़के को ज़्यादा ध्यान दे, लड़के को ज़्यादा पढ़ा दे, लड़की को कम पढ़ा दे, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है अधिक ध्यान देता है तो एक शिक्षक, तो इस शिक्षक की क्या कमी है? वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपात। तो इसमें फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो हमें जो ये है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। देखो नीचे वाली तीनों ऑप्शंस में जेंडर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा, जो कि बहुत ही गलत है। इससे जो क्या है कि बच्चों में हीन भावना का विकास होता है। ठीक है, हतोत्साहित होते हैं वो। ठीक है, बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या काम करना, बच्चों पे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी है बच्चों के साथ। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? देखो, जहाँ भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु, इसका मतलब सीधा था कि सामाजिक एवं संस्कृति का विकास किसने दिया? लेव वाइगोर्स्की ने। ध्यान रहेगा, कौन सा? ये दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी किसने? लेव वाइगोर्स्की ने। ठीक है, वाइगोर्स्की ने। तो मैं अब इसमें ऑप्शन आएगा कौन सा? सेकंड। अब मैं इसमें जो वाइगोर्स्की के थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ, क्या सिद्धांत है इनका। देखो, ये जो एक संरचनावादी थे, और इन्होंने इनके जो सिद्धांत के 3 पहलू थे, यानी सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो सोशल इंटरेक्शन, इसका मतलब यह है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। दूसरा लैंग्वेज से होता है, और तीसरा कल्चर से होता है। ठीक है, और इसमें 3 चीज़ इन्होंने बताई गई। जैसे सबसे पहला एक था इनका ZPD, यानी इसका मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ZPD थ्योरी भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो बच्चा कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, उसे ZPD के उसमें लाते हैं। ठीक है, जोन में। दूसरा इसमें आया था इसके फोल्डिंग। क्या आया? इसके फोल्डिंग, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, टेट सीटेट के एग्जाम में इसमें से वाइगोर्स्की के ऊपर ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इसे सही से पढ़ लिया तो 5 क्वेश्चन पक्के मानो, 3 तो पक्के ही हैं, किसी में 5 भी आ जाते हैं। तो इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है जब बच्चा किसी चीज़ को सीखने में कुछ दिक्कत
उत्पन्न होती है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को छोटे छोटे हिंट्स दे देते हैं, उसको थोड़ी सी सलाह देते हैं, कुछ सपोर्ट कर देते हैं, हल्की सी देनी है, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट देते हैं, यानी पूरी सपोर्ट नहीं दे सकते, उसे डिपेंडेंट नहीं बनाना खुद पर, उसको हल्की सपोर्ट देंगे ताकि वो बच्चा अपने आप काम करे। अब जैसे बच्चे को साइकिल सीखनी है, कि बच्चे को साइकिल सीखनी है, तो ये होगा ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसे सीखनी है कैसे, ठीक है। अब क्या है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर, लेकिन वो सीख नहीं पा रहा, तो अब क्या है कि उसके साथ उसका कोई भाई होगा या पापा होंगे या कोई भी होगा, ठीक है, दोस्त होगा, वो क्या उसको सहारा देगा, नो चल थोड़ा साइकिल पकड़ लेता हूँ और चला, और फिर उसे छोड़ देगा, यानी पूरी सपोर्ट नहीं दी, तो ये होगा इसके फोल्डिंग, ठीक है। और थर्ड आता है इसमें MKO, क्या आता, MKO, इसका मतलब है मोर नॉलेजेबल पर्सन, या कह सकते हैं कि अदर्स, यानी कोई भी दूसरा हो सकता है जो मोर नॉलेजेबल हो, यानी जिसको उससे ज़्यादा नॉलेज हो। तो ये क्या काम करता है, इसके फोल्डिंग का काम करता है, यानी ये थोड़ा सा हिंट्स देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, जो साइकिल सिखाने पे हेल्प करता है वही MKO पर्सन है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें इन्होंने कहा कि पहले लर्निंग होती है, उसके बाद में डेवलपमेंट, और सबसे पहले क्या होती है, लर्निंग। ध्यान रखना ये टॉपिक भी आता है CTET में, कि वाइगोट्स्की ने बताया कि लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट बाद में होता, ठीक है, डेवलपमेंट बाद में, जबकि पियाजे ने कहा कि डेवलपमेंट पहले होता, लर्निंग बाद में होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो पियाजे ने सिर्फ एनवायरनमेंट पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि उम्र के हिसाब से ही बच्चों का विकास होता है, जबकि इन्होंने जो वाइगोट्स्की ने कहा था कि पहले लैंग्वेज से नॉलेज बनेगी, ठीक है, लैंग्वेज नॉलेज पर ध्यान दिया, सोसाइटी पर, कल्चर पर को इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल दिया, ठीक है, एडल्ट पे भी दिया, जो बड़े लोग होते हैं वो भी सहारा करते हैं ना ज्ञान देने में, विकास देने में, ठीक है। फिर इनके 3 फॉर्म हैं, इनमें से एक फॉर्म आती है जरूर, ठीक है। इससे तीसरा क्वेश्चन बनेगा जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, तो इन्होंने 3 लैंग्वेज बताई, मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यानी इनके जो भाषण के 3 रूप बताए। सबसे पहला आता सोशल स्पीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इस चीज़ को, सोशल स्पीच ये होता है एक्सटर्नल स्पीच, इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्पीच, यानी इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरों से टॉक करता, क्या करता, बच्चा दूसरों से टॉक करता है, और ये 2 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना कितने, 2 वर्ष से स्टार्ट हो जाता, दूसरों से टॉक करता। और दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर आता है, पहला होगा एक्सटर्नल, ठीक है, यानी सोशल स्पीच। अब आती है प्राइवेट स्पीच, कौन सी, प्राइवेट, दूसरे नंबर पर आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या करता है, बच्चा सेल्फ टॉक करता है, खुद से बात करता है, सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, खुद को डायरेक्ट करता है, कि बच्चा कुछ काम कर रहा, अरे जो सोच रहा, कह रहे ये नहीं ये लिखूँ, ठीक है, मन मन में, तो ये मन वाला होता है, ठीक है, मन में सोचता, ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसमें मिलेगा एक क्वेश्चन ऐसा भी है, आते हैं इसमें। तीसरा आता साइलेंट स्पीच, तीसरा क्या है, साइलेंट स्पीच। साइलेंट में क्या होता है कि बच्चा मन में सोचता, अंदर ही के मन में, ठीक है, जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, मन में कुछ मनन कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से ये स्पीच कौन सी होती है, इनर स्पीच यानी साइलेंट स्पीच, तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये वाइगोट्स्की के मैंने बता दिए हैं, और इसमें समाज द्वारा विकास होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है कंप्लीट कर दी मैंने, यहीं पे क्वेश्चन है, जेंडर हो गया, ठीक है, ये 4 का हो गया पहला, ठीक है, 4 का हो गया यहाँ पे फर्स्ट। अब आते हैं, अब 5 का हो गया सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। आया समझ में, यानी खुद से बात कर रही है, जो खुद से बात करते कौन किस में करते हैं, खुद से बात, प्राइवेट स्पीच में, अभी बताया ना मैंने पीछे, प्राइवेट स्पीच का पीछे देख सकते हो वीडियो को, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट, जोर से नहीं, ठीक है। ईगो, इसमें आत्म केंद्रित वार्ता नहीं कह सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ईगो सेंट्रिक, ईगो थोड़ी है बच्चे में, खुद से बात करी, ईगो की तो कोई बात ही नहीं आई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अभी मैंने बताया बच्चों को थोड़ी थोड़ी हिंट्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ZPD के बाद में, है ना, ZPD के बाद में मैंने बताया था तुम्हें इसके फोल्डिंग, तो इसके फोल्डिंग क्या होता है, सपोर्ट देना बच्चों को, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये रहा, देखो इधर देखो, इंग्लिश देख लो, इसके फोल्डिंग, थोड़ा सा हमें इंग्लिश पे भी ध्यान दे लेना, इंग्लिश में थोड़ा आसानी हो जाती है हमें आंसर देखने में, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को समझने में, हम इंग्लिश में ही पढ़ के देख सकते हैं अगर हिंदी में समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ध्यान से देखो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, सबसे पहली संवेदी गामक, उसमें संवेदनाएं आती हैं,
ठीक है। बच्चे को क्या है कि बच्चा जो संवेदी यानी अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है सबसे पहला, ठीक है। दूसरा है उसमें पूर्व संज्ञानात्मक, फिर मूर्त संज्ञानात्मक और अमूर्त संज्ञानात्मक। तो देखते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध, तो ये क्या हो गया, नहीं, ये लास्ट वाला अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, जिसमें अमूर्त चिंतन करते हैं, अंकों का प्रयोग, समस्या समाधान करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संरक्षण और कक्षा यानी कंजर्वेशन और क्लास, इसे छोड़ दो, चलो पहले इसे देखो। थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, अनुकरण कब करता है बच्चा, दूसरी वाली कंडीशन में, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक में तो ये भी नहीं है। प्रतीकात्मक खेल विचार, ये भी नहीं है, ये भी दूसरे वाले। तो क्या आएगा इसमें, बताओ जल्दी से, कौन सा बच्चा, ठीक है। यानी इसमें क्या है, ये बच्चा संरक्षण और कक्षा समावेशन, ये आता है इसका 8वें का दूसरा। 9वें पे चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे की संरचना देख लीजिए, तो इसमें क्या है, पियाजे की स्कीमा, ठीक है। बच्चों की मानसिक क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं, वो स्कीमा के रूप में होती हैं, ठीक है। अब इसमें अनुबंध पावलोव वाला आ गया, प्रबलन हो गया अलग, ठीक है, स्किनर से रिलेटेड है, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो 9वें का पहला आ जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, रैंक देना नहीं, रैंक से अब तो इसलिए तो ग्रेडिंग सिस्टम लगाए, रैंक खत्म करके, जो बच्चों में तुलना ना हो एक दूसरे से देखे वो, ठीक है, हीन भावना ना आए, डिस्करेज ना हो। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता में भ्रांतियों को समझना, ठीक है, ये हो सकता। तीसरा, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल अंकित कर देना, ये भी नहीं। तो कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही। बुद्धि एक निश्चित योग्यता जन्म के समय में निर्धारित होती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में नहीं, सटीक रूप में बिल्कुल नहीं मान। बुद्धि एक एकात्मक कारक नहीं, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है, ठीक है। ये देखो बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है, वीडियो हैगी, उसे डाल दूंगा, उसे देख लेना। नेक्स्ट बार रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है, देखो मौलिकता, मौलिकता किस में होती है, सृजनात्मकता में, ठीक है। तो वो कैसी है, सृजनात्मक विचारक है। मौलिकता आ गया एक वर्ड, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, सृजनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए, चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या इसमें, फोर्थ बिल्कुल सही है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना, जो विशिष्ट शैक्षिक योजना तैयार नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। कभी कभी तैयार करनी चाहिए, ऐसे सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए, कैसे, सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो 14 का क्या आएगा, थर्ड। 15 देखो, पठन वैफल्य, अब ये हिंदी में पढ़ी भी नहीं होगी, इंग्लिश में देख लेते हैं। डिसलेक्सिया क्या है इंग्लिश में, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होती है पढ़ने से संबंधित, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, थर्ड। धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखो ये जो शिक्षा का जो है समावेशी शिक्षा है, ये व्यवहारवाद पर आधारित है। आपको इसमें एक वीडियो बनी हुई है मेरी, संरचनात्मक और व्यवहारात्मक, यानी जितने में ना संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, सब के बारे में एक वीडियो बनी हुई है, उसे डाल दूंगा, ठीक है, उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ठीक है, देखते हैं क्या होता, किस कौन सी प्रक्रियावाद, यंत्रवाद याद करने पर आधारित नहीं, बिल्कुल, रटना का तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। सेंटर रेनफोर्समेंट पर आधारित नहीं है, ठीक है, वो स्किनर वाला उसमें अलग आएगा, ठीक है, व्यवहारवाद से अलग है वो। अनुबंधन द्वारा, ये भी नहीं है इसमें। 14 सत्र में क्या है, अवबोधन, ठीक है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ, ठीक है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नहीं। दंडित करना चाहिए बच्चों को, नहीं। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, नहीं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसका चौथा। 19 पर चलते हैं अब। छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताइए।
पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, हाँ ये हो सकता। यंत्रवत याद करना नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना नहीं। छात्र केंद्र केवल बच्चों के अनुभवों को ध्यान में रखते हैं, बच्चों को ही केंद्र में रखना है, ठीक है। अनुभव आधारित है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र सन्निहित, एक दूसरे से क्या है, सन्निहित जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंटरवोवन, बुने हुए हैं एक दूसरे से। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत, संरचनावाद की वीडियो उसे देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अधिगम जो होता, ध्यान रखना, संरचनावाद का होता कंस्ट्रक्शन। अब इसमें देखो ये हिंदी में, इसमें इंग्लिश में देखो चौथा विकल्प, समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना इसमें नॉलेज का। तो क्या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, यानी संरचनावाद में ज्ञान की संरचना होती है, इसलिए ऑप्शन 4। 22 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। यह एक अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका, ठीक सा, सही बात है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है, गलत बात। यह अवधारणाओं की समझ में भाव पैदा, गलत बात, ठीक है। ये सब गलत बात है, बस फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट 23 में देखो, बच्चों के लिए अधिगम गतिविधियों भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना है। दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव है। देखो, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, दंड मिलेगा तो। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है पुरस्कार से, यानी पुरस्कार दंड दोनों दिए जा रहे हैं तो दोनों, ठीक है, कोई एक काम नहीं हो सकता। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं, गलत बात। बच्चों में अधिगम की स्वाभाविक अभिरुचि व जिज्ञासा कम होती है, ठीक है। इसका 4th क्या है, 4th। 24 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देख लीजिए, सार्थक अधिगम, ठीक है। शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक, सही बात है। सतत एवं समग्र, ये भी सही बात है। कहने का मतलब है कि शारीरिक दंड से कोई वो नहीं मिला। तुलनात्मक अध्ययन मूल्यांकन भी नहीं करना, भाई हमें तो यूनिवर्सल मूल्यांकन करना, ये ठीक है। ये नहीं कि उस बच्चे ने सही लिखा तो उस बच्चे, किसी बच्चे से कंपेरिजन करके वो दे, तुलनात्मक अध्ययन नहीं देना इसका, ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, इसका मतलब सेकंड विकल्प आ जाएगा इसमें। 25 में देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जटिल अवधारणा, जटिल कंसेप्ट हैं, तो किस तरीके से करेंगे बताइए इनको। व्याख्यान देकर, नो, व्याख्यान देकर नहीं। प्रतियोगात्मक, ये है प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था, ऐसे भी कुछ नहीं है। बार बार यांत्रिक, ये भी नहीं, ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। अन्वेषण, यानी क्या करेंगे ना, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करना करके। 26 में देखो, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, नहीं कर सकते। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, नहीं। बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उस पर आधारित विचार मंत्र करें। बच्चों को किसी ना किसी तरीके से एनकरेज करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इसका। 27 में देख लीजिए, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब ध्यान रखो, शारीरिक वृद्धि एवं विकास किस में होता, 9 वर्ष तक, 0 से 9 वर्ष तक बहुत तेज चलता, ठीक है। तो उसमें शेष अवस्था और बाल्यावस्था आ जाएगी। तो 27 में क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। अभी मैंने को स्टार्टिंग में बता दिया कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता, ओके। तो 27 में क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 28वां। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के सिद्धांत की वीडियो है, डाल दूंगा उसे देख लेना। विकास जीवन पर्यंत होता है, चलो जीवन पर्यंत होता है, सही बात है। विकास परिवर्तीय होता, जी। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता, सही बात है। यानी ये तीनों ठीक है, इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास सार्वभौमिक तो है, कह सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा चौथा ऑप्शन, यानी कौन सा, ये सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक विकास जो होता है बच्चों की, जो संस्कृति से ही बच्चों के आगे जैसे सांस्कृतिक वैल्यू विकसित होती हैं। जो हमारे यहाँ प्रथाएं हैं, ठीक है, यहाँ के जो रूल्स रेगुलर, समाज की कुछ प्रथाएं होती हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है, वो उनका विकास सांस्कृतिक विकास ही होता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक संबंध जो संदर्भ में से प्रभावित करते हैं विकास को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, ये हो गया अनुवांशिकता से, ठीक है। जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, नहीं। प्राथमिक कारण हैं दोनों, कोई एक, यानी या तो आनुवंशिकता या पर्यावरण, दोनों अलग अलग प्रभावित नहीं करते। दोनों की जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों की अंतः क्रिया से विकास का प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4th।
30 में देखो, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार, पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। देखो परिवार की प्रथम एजेंसी क्या है, सामाजिकरण की प्रथम एजेंसी क्या है, किसे माना जाता है? परिवार को। परिवार को सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और दूसरी पाठशाला किसको कहा जाता है? जो द्वितीयक होती है, बच्चे का कहाँ सामाजिक विकास होता है? दूसरे रूप में विद्यालय में। भाई परिवार और पास पड़ोस तो स्टार्टिंग में बचपन को गुजरता, प्रथम एजेंसी होगी, सेकंड एजेंसी क्या होगी? विद्यालय एवं मीडिया। तो 30 का क्या आ जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरी का थर्ड, तो विद्यालय मीडिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मैथ का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, खुद एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, अगर कोई वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।